नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के इस ताज़ा एपिसोड में। मैं हूं दीपक यादव। प्रॉपर्टी प्लस में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर की खास खबरों की, विश्लेषण करते हैं ताज़ा रियल्टी ट्रेंड्स का और परफेक्ट होम के जरिए आपको रूबरू कराते हैं कंस्ट्रक्शन की बारीकियों से। तो आज के इस शो में रुक करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास है। सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। शुरू हुआ बजट का काउंटडाउन। हर सेक्टर की तरह रियल्टी सेक्टर को भी वित्त मंत्री से उम्मीदें। रियल एस्टेट संगठन नरेटको के नेशनल प्रेसिडेंट ने गिनाई अपनी विश लिस्ट। बिल्डरों के एक तरफा एग्रीमेंट से मिलेगी निजात। देशव्यापी मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हरियाणा चेयरमैन ने कहा कि कई राज्यों ने बिल्डर के पक्ष में किए रेरा नियमों में बदलाव। संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बिना वसीयत के भी बेटियों को मिलेगा संपत्ति में अधिकार। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बारीकियां। 2022 में 30% तक बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के भाव। डेवलपर्स संगठन क्रेडाई के इंटरनल सर्वे में 1300 से ज्यादा डेवलपर्स में 21% ने कही भाव बढ़ने की बात। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का दिया हवाला। क्यों आते हैं दीवारों में क्रैक और कैसे मिलेगा इनसे छुटकारा? कंस्ट्रक्शन की बारीकियां बताएंगे आज के परफेक्ट होम में। और अब समय है रियल ट्रेंड्स का और सबसे पहले बात करते हैं बजट एक्सपेक्टेशन की। बजट नजदीक है, हर सेक्टर उम्मीद लगाए बैठा है। जाहिर है रियल एस्टेट सेक्टर भी आशाएं लगाए बैठा है। हालांकि बीते कई बजट में हमने देखा कि सरकार का फोकस रियल्टी सेक्टर पर रहा है, फिर चाहे बात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी की हो या फिर सस्ते घर बनाने वाले डेवलपर्स को टैक्स छूट की बात हो। ऐसे एक नहीं, कई ऐलान के चलते रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी बिक्री भी देखी गई और रियल्टी सेक्टर की रफ्तार भी बढ़ी। लेकिन इस बार क्या चाहते हैं रियल्टी डेवलपर, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजन बंदेलकर, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला और सीधा सवाल यही है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री से क्या कुछ उम्मीदें हैं? जैसे पिछले कई बजट में सस्ते घरों पर फोकस रहा है, क्या इस बार भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं? आपने अगर देखा होगा तो इस सरकार ने हर बजट में रियल एस्टेट को आइदर ग्राहकों को बोलो या डेवलपर को बोलो या इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ दिया ही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पहली मांग ये है कि इसके अंदर जितना भी उसको ब्याज लगेगा पहले मकान के लिए, हम ये नहीं बोलते कि किसी का दूसरा या तीसरा मकान है, हम ये नहीं बोलते कि वो मकान नहीं ले रहे, लेकिन पहले मकान के लिए उसका जितना भी ब्याज हो, वो ब्याज 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो या 15 लाख हो, जितना भी उसका इंटरेस्ट, होम लोन का इंटरेस्ट है, वो पूरा डिडक्शन करके मिलना चाहिए। दूसरी मांग ये है, तो हमारा सुझाव ये था सरकार को कि जितने भी अफोर्डेबल स्कीम्स है उनको आप गवर्नमेंट उसकी गारंटी दे, जैसे ईसीएलजीएस में दिया हुआ है, जिसके तहत सारे डेवलपर को अफोर्डेबल जो स्कीम करने वाले उनको कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा और उनका जो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी बात अगर आपने सोची होगी तो आज अगर आप शेयर्स में देखो तो जो शेयर्स में करते हैं तो उनको कैपिटल गेन जो लगता है वो 10% लगता है और 1 साल में लगता है। वेर इन रियल एस्टेट में अगर उसमें कैपिटल गेन हुआ है तो आपको 2 साल रुकना पड़ता है और 20% होता है। तो हम कहते हैं कि इसको इक्विटी के पार लेके आवे ताकि 1 साल और 10% ये इतना लगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी निवेशक है जो रियल एस्टेट में आज नहीं है, रियल एस्टेट से बाहर गए, वो सारे रियल एस्टेट में आना चालू कर देंगे। और सबसे बड़ा जो इश्यू आज हमारा है जीएसटी 1/4/2019 से इन्होंने जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसको निकाल दिया और 1% 45 लाख के नीचे के मकान को 1% और 45 लाख के ऊपर के मकान को 5% जीएसटी किया। और हमने जो खरीदारी में हमारे को जो सीमेंट, स्टील और अपने जो बाकी मटेरियल पे जीएसटी लगती है वो सारा हमको कॉस्ट में लग जाता है। तो हमारी हाथ जोड़ के सरकार से विनती यही है कि भाई हमको वापस वो ऑप्शन डेवलपर को दे दो, क्योंकि डेवलपर एक जीएसटी जो है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसका ग्राहक है। पहले जैसा कि हम देखते थे, ज्यादातर डेवलपर सप्लाई साइड बात करते थे कि कैसे इंडस्ट्री का दर्जा मिले, सिंगल विंडो क्लियरेंस पर जोर रहता था। लेकिन बीते कुछ साल में ये नैरेटिव बदला है। अब डिमांड साइड बात ज्यादा होने लगी है। अचानक ये बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? सर, उसका बदलाव का पहला पहलू ये है कि सर आज हम रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब
जो मूलभूत गरजें हैं इंसान की, उसमें की सबसे बड़ी गरज हम पूरी कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है और हमको भी पता है डेवलपर को कितनी इज्जत मिलती है। तो हमने हमारे आपस में टटोल के देखा कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो जैसे आपने कहा कि हमको इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए, लोग जो बोलते हैं, तो मैं आज बोलता हूँ कि मुझे इंडस्ट्री स्टेटस मिले या ना मिले, उसके पहले मुझे और मेरी पूरी इंडस्ट्री को, मेरी पूरी कौम को रेस्पेक्टेबल स्टेटस चाहिए। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये रेस्पेक्टेबल स्टेटस कोई दुकान में बिकता नहीं है या आप कहीं से खरीद नहीं सकते, इसको मेहनत करके ही कमाना पड़ रहा है। और रेस्पेक्टेबल स्टेटस लाने में बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट ही नहीं है, हमको सिर्फ सच बोलना है। अब काफी लोगों को सच बोलने में दिक्कत होती है, वो बात अलग है, लेकिन अगर हम सारे अगर अपने लाइन में आ जाएंगे और हम सच बोलना चालू कर देंगे तो ये भी दिन दूर नहीं है। तो रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कुछ ऐलानों की उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार वित्त मंत्री से? सर, इसमें हमारे से ज्यादा जो अपनी गवर्नमेंट है वो, उसमें से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्किलिंग का लिया हुआ है और उन्होंने हमको निरड़कों को एज वेल एज क्रेडाई को 40-40 हजार वर्कर्स को स्किल करने का ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ और वो चालू है। और जैसे आपने भी देखा था कि हमने इवन जम्मू में गए थे, जम्मू में भी हमने ऑलरेडी 10,000 स्किलिंग का चालू किया है। तो इससे एडवांटेज ये होता है कि आज क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है आदमी, वो वहां पर लोकली उसके सीनियर या उसके ऊपर वाले बंदे से वो सीखा हुआ है, ना तो उसके पास कोई ट्रेनिंग है, ना तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट है। तो ये जो फर्क है, ये फर्क हमारे सारे इंडस्ट्री के लेबर में आएगा। बिकॉज आपने अगर देखा होगा तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जिस जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है वो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार बढ़ाने में रियल्टी सेक्टर का अहम योगदान है, क्योंकि रियल एस्टेट जब रफ्तार पकड़ता है तो इसके पैरेलल 250 से ज्यादा इंडस्ट्री भी गतिशील होती है। तो आशा है वित्त मंत्री इस रियल्टी सेक्टर के लिए कुछ बड़े ऐलान लेकर आ रही हैं। हालांकि वो ऐलान क्या होंगे 1 फरवरी को पता चलेगा। धन्यवाद राजन सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और रियल्टी सेक्टर पर अपनी बात रखने के लिए। अगला रियल ट्रेंड्स, और अब बात करते हैं एक अहम फैसले की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लेकर चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार को एक देशव्यापी बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने को कहा है, ताकि बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगे और घर खरीदारों के अधिकारों का हनन ना हो। गौर करने वाली बात यह है कि देश भर में 1 मई 2016 से रेरा लागू है और रेरा की सेक्शन 13 में मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट का प्रावधान है, लेकिन बिल्डर उसे मानते नहीं और एक तरफा अपने फायदे वाले एग्रीमेंट कराते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशव्यापी एग्रीमेंट और रेरा के एग्रीमेंट में क्या फर्क है, इसकी बारीकियों को समझते हैं हरियाणा रेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जब रेरा एक्ट के सेक्शन 13 में मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट का जिक्र है, फिर सुप्रीम कोर्ट जिस बीबीए की बात कर रहा है वो कैसे अलग होगा, कैसे प्रभावी होगा और कैसे लागू होगा? देखिएगा, पहले तो आप ये समझिएगा कि ये समस्या है क्या। सबसे पहली चीज ये है कि इस कानून के आने के बाद, जैसा कि आपने सही कहा, कि जो इसका सेक्शन 13 है, 13(2) के तहत जो एग्रीमेंट फॉर सेल है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही हो सकता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन है ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कि एग्रीमेंट फॉर सेल होगा या बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो होगा वो एज प्रेस्क्राइब्ड हो। प्रेस्क्राइब्ड होता है प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। हमारे यहाँ इस तरह की समस्या बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा में जो रूल्स बने हैं 2017 के, रेरा एक्ट जो है 2016 का, इस एक्ट के तहत जो रूल्स बने हैं उस रूल्स में बिल्डर बायर एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। उस फॉर्मेट को जब प्रमोटर रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आता है तो हम रजिस्ट्रेशन के समय उसको स्पेसिफिकली उस पर साइन कराते हैं कि इस बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ही एग्रीमेंट फॉर सेल होगा, और उसके साइन करके हम अपने काउंटर साइन करके उसको कॉपी देते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कई बार छोटे मोटे परिवर्तन बिल्डर बायर एग्रीमेंट में करने पड़ सकते हैं। उसके लिए हम लोग उस आदमी से डिटेल्ड जस्टिफिकेशन मांगते हैं और उसको एग्जामिन करने के बाद कि कानून के किसी प्रावधान का इस बिल्डर बायर एग्रीमेंट के माध्यम से कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और ये रेशनल और कहीं एलओटी के खिलाफ तो नहीं है। रेशनल हो
इरेशनल नहीं हो, एलओटी के खिलाफ नहीं हो, इस चीज का हम लोग ख्याल रखते हैं। बिल्डर बायर एग्रीमेंट तो एक मिडिल स्टेज है। सबसे लास्ट की जो स्टेज है वो है आपकी कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड में ऐसी ऐसी क्लॉजेज लिख देते हैं कि मेरा इससे कोई इससे वो नहीं रहा है, मैं इस पर कोई केस नहीं करूंगा, इसका कुछ नहीं करूंगा। हाउ यू कैन टेक स्ट्रक्चर्ड राइट्स बाय वे ऑफ ए कन्वेंस डीड? हम लोगों ने उन कन्वेंस डीड का भी वी एग्जामिन देम और वी आल्सो प्रेस्क्राइब ए कन्वेंस डीड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, कि उसमें आप कोई ऐसी कंडीशन नहीं डालोगे जहां पे उसके स्टैट्यूटरी राइट आप ले सकें। और यदि ऐसे डाले हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में उनको खारिज किया और हमने भी खारिज किया। बिल्कुल सर, लेकिन भले ही आपने अपने राज्य में बीबीए को मुस्तैदी से लागू किया है, लेकिन दूसरे राज्यों में अब भी एक तरफा एग्रीमेंट धड़ल्ले से किए जाते हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट एक देशव्यापी बीबीए बनाने की बात कर रहा है। तो क्या अब भी तमाम राज्यों के रेरा अपना बीबीए लागू करवाने में असमर्थ हैं? मैं आपको एक हकीकत भी बड़ी एडमिट करता हूं। जब ये रेरा के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत नियम बनाने की शक्तियां राज्य सरकारों की थी। बिल्डर्स की लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर चाहिए इस लॉबी से डील करने के लिए। यानी यदि आप इनके साथ थोड़ा भी कमजोर पड़ जाओगे तो ये आपको गिरा देंगे। इन्होंने क्या किया, बहुत सी जगह इनके प्रेशर ग्रुप्स इतने इन्फ्लुएंशियल थे, इतने ताकतवर प्रेशर ग्रुप्स थे कि इन्होंने नियमों में परिवर्तन करा दिया। तो कई राज्यों में ऐसा हुआ कि जो नियम बने हुए हैं वो कानून के विपरीत है या कानून से हटकर के हैं। जिस नियम को नहीं बना सकते थे, जो नियम कानून सम्मत नहीं था, रेरा कानून से, जो कि पूरा की पूरा उसमें सामंजस्य में नहीं था, जहां विरोधाभास था, वो नियम बना दिए। बहुत सारे नियमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लड़ाई भी चली। सुप्रीम कोर्ट के माने सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए हम इतने हर्ष महसूस करते हैं कि कम से कम एक बहुत बड़ी जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो कि बेसिस है उसकी रिलेशनशिप का, जब तक उसकी कन्वेंस डीड नहीं आती कम से उसकी कॉग्निजेंस लिए और राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल एग्रीमेंट बनाने की बात कही है, जहां सब स्टेट स्पेसिफिक यदि कहीं लगता है कि प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइनर चेंजेस होते हैं जो कानून खिलाफ नहीं है, वो रेगुलेटर या स्टेट गवर्नमेंट किसी को पावर दे सकती है। ये बहुत वेलकम स्टेप है और इस वेलकम स्टेप में हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक नेशनल मॉडल एग्रीमेंट बनाना चाहिए। सर, एक और अहम सवाल होगा कि राज्यों के आधार पर प्रॉपर्टी सेक्टर में तमाम भिन्नताएं हैं। जाहिर है पहाड़ी राज्य हों या सीमावर्ती राज्य हों, वहां पर कानून अलग अलग होते हैं। ऐसे में वन नेशन वन एग्रीमेंट की जो बात हो रही है वो लागू करना कितना वास्तविक है और चुनौतीपूर्ण कितना हो सकता है? वो देखिएगा कि पहली चीज तो ये बता दूं मैं आपको, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया था तो इस कानून के साथ साथ मिनिस्ट्री ने जब राज्यों को एक मॉडल रूल्स बना करके और एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बना करके भेजा था। ऐसा नहीं था उन्हें भेजा था। समस्या खड़ी वहां हुई जहां हम उस ड्राफ्ट से डेविएट हो गए कुछ स्टेट्स। उन स्टेट्स ने रीजन नोन बेस्ट नोन टू देम, उनमें जो मॉडल एग्रीमेंट थे उनमें भी परिवर्तन हो गया क्योंकि वो स्टेट की पावर थी रूल्स बनाने की, और कानून रूल्स में भी परिवर्तन हो गया। और कई जगह तो रूल्स ऐसे बन गए जो कि कानून से ही मेल सम्मत नहीं है। तो इसीलिए यदि ये नेशनल एग्रीमेंट, यदि सुप्रीम कोर्ट अपने पावर्स का प्रयोग करके और ये कहती है भाई जो मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना है, इस मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट से बिना जस्टिफिकेशन दिए, बिना एक आपने रीजन ऑर्डर पास किए, यू कैन नॉट डेविएट। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में बिल्डर बायर एग्रीमेंट सेंट्रल में मॉडल देने के बावजूद भी डेविएशन हुए हैं। ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। और जो आप कह रहे हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कानून का इसकी ओरिजिन क्या है। जो आपने कहा ना पहाड़ी राज्य है, ये कानून राज्य पहाड़ियों मैदानियों कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है बिल्डर बायर रिलेशनशिप, सेल्स को। ये करता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर। ये करता है डील विद कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरे कंट्री में सेम है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, ये लॉ कोई उसका नहीं है लैंड का या उसका नक्शों का। बिल्कुल, यानी ये अहम बात कही आपने कि वास्तविक तौर पर मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत बड़ी आसानी से देश भर में लागू हो सकता है। यानी अब बड़ा रोल केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति का है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कितनी जल्दी अमल होता है ताकि घर खरीदार कम से कम भविष्य में बिल्डर की मनमानियों से बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बीबीए पर अपनी राय देने के लिए। तो बढ़ेंगे अगले रियल ट्रेंड्स की ओर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब बात करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की।
दरअसल आपने अक्सर देखा होगा कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी को लेकर विवाद आम बात है। ज्यादा दिक्कत वहां देखने को मिलती है जहां संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को लेकर बात होती है। ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर स्पष्टता दी है। क्या था मामला और अब नई स्पष्टता क्या है और इसके क्या मायने निकलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आदित्य परोलिया से। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों की संपत्ति को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ स्पष्टता दी है? जी दीपक जी, देखिए पहले ना हमें जो सक्सेशन होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में वो थोड़ा समझना पड़ेगा। दो तरह के होते हैं, एक इंटेस्टेट और एक टेस्टिमनी, यानी कि एक जो वसीयत के थ्रू होता है और जो कई लोग जिनका इंतकाल हो जाता है बिना वसीयत लिखे, उस तर्ज पे क्या सक्सेशन कैसे होता है। जो अभी रिसेंट डिसीजन आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया है, उसमें जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन थी वो 1956 एक्ट जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उससे पहले की थी। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर कोई मेल एक्सपायर होते हैं और बिना विल के होते हैं और उनकी कोई कोई सन या कोई मेल एयर नहीं है और उनके सोल सर्वाइविंग वाइफ और बेटी हैं, तो उनको जो ये प्रॉपर्टी है वो जाएगी और वो ना कि जो हस्बैंड के भाई या उनके परिवार में ना जाए। तो अगर ये प्रॉपर्टी एक्वायर्ड है बाय दैट मेल, सेल्फ एक्वायर्ड है या वो ऊपर से चली आ रही है कोपासनरी प्रॉपर्टी है, वो उस डॉटर पे और उन वाइफ पे जाएगी। ये बात एक इस जजमेंट में स्पेसिफाई करी है प्री 1956 सक्सेशन को भी। सेकंड पार्ट जो उसमें एड्रेस किया है हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने, वो ये कहा है कि अगर कोई लेडी विदाउट एनी इशू उनकी डेथ हो जाती है तो या वो विडो है या उनका हस्बैंड नहीं है और जो ये प्रॉपर्टी उनको मिली है या पितृपक्ष से या मातृपक्ष से, तो ये किस तरह से जाती है। तो ये बताया गया कि ये प्रॉपर्टी दोबारा वो फादर साइड ऑफ फादर के पास चली जाएगी, ना कि आपके मैरिटल होम में। ये जो फादर की साइड है अगर फादर से आ रही है और मदर की साइड है अगर मदर की तरफ से आ रही है, और फिर वो प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस होगा वो फादर और मदर के जो क्लास 1 लीगल एयर्स होते हैं या क्लास 2 लीगल एयर्स और जो भी वो चेन है जो लॉ बना हुआ है उसके हिसाब से इनहेरिटेंस होगा। बिल्कुल। क्या इस फैसले के बाद बेटियों के संपत्ति पर अधिकार को लेकर जो मामले चल रहे हैं उन पर असर पड़ेगा? देखिए हाँ, पड़ेगा, तो काफी तरह से पड़ेगा। खासकर उन प्रॉपर्टीज पे पड़ेगा जिसमें एक महिला को प्रॉपर्टी देखिए समझना पड़ेगा, एक महिला को प्रॉपर्टी 3 तरह से इनहेरिट होती है। एक पहली होती है उनके हस्बैंड की तरफ से होती है या उनकी मदर की तरफ से होती है या उनकी फादर की तरफ से होती है। तो अब ये जो पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि अगर उस लेडी की जो डेथ हो जाती है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो दोबारा किस तरह से जाएगी। तो अब जो अपील्स पेंडिंग है या ट्रायल कोर्ट्स पे जो डिसीजन पेंडिंग है उन पे डेफिनेटली एक क्लैरिटी आई है। क्योंकि क्या होता था, अगर सपोज एक जो मदर या फादर से प्रॉपर्टी मिली हुई होती है एक लेडी को और उनकी मैरिज हो जाती है और उसके बाद जो आप उनकी हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स पे क्लेम करते हैं मदर और फादर की मिली हुई प्रॉपर्टी पे, वो नहीं रहेगा। उनका हक सिर्फ उस प्रॉपर्टी पे है जो उनको अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ से मिली है। ठीक है, लेकिन क्या बेटियों का संपत्ति में अधिकार को लेकर स्पष्टता मिल चुकी है या अभी भी किसी तरह की कंफ्यूजन है, कोई पेच है? देखिए, महिलाओं को अधिकार का बिल्कुल स्पष्ट है, वो उनका बिल्कुल एब्सोल्यूट अधिकार है। जो 2005 में सक्सेशन हुआ 1956 एक्ट है वो बहुत क्लियर है। सेक्शन 14 और सेक्शन 15 अब वो कोडिफाइड है, किस तरह से मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई चैलेंज भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमने देखा है प्रैक्टिकलिटीज में चैलेंज आती है, बट ये लॉ में इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि उनका एक राइट है। इस जजमेंट ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इससे ये भी क्लियर हो गया है कि बिफोर 1956 जब वो एक्ट कोडिफाइड हुआ था तब भी वो प्रॉपर्टी में उस डॉटर का या उन वाइफ का पूरा शेयर है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इस जजमेंट का कि सुप्रीम कोर्ट ने कोडिफाइड लॉ पे ना जाते हुए 1956 तक कोडिफाइड नहीं था हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो ग्रंथों में गए, एंशिएंट स्कॉलर्स थे हिंदू धर्म के, उनके टेक्स्ट में जाके भी ये बताया है कि ये
हिंदू धर्म की प्रथा रही है हमेशा से कि जो प्रॉपर्टी है वो डॉटर पे भी उसका इक्वल अधिकार रहेगा। बिल्कुल, यानी मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो यदि किसी महिला ने वसीयत नहीं लिखी है और डायरेक्ट उसका कोई वारिस भी नहीं है तो महिला को मिली प्रॉपर्टी उसी सोर्स को वापस हो जाएगी जिस सोर्स के जरिए उसे मिली थी। लेकिन यदि बेटी है तो बिना वसीयत के भी वो हकदार हो सकती है। बहुत शुक्रिया आदित्य जी इस फैसले को सरल शब्दों में समझाने के लिए। और अब रुख करते हैं परफेक्ट होम का। आपने गौर किया होगा कि नया घर हो या फिर पुराना, दीवारों की बढ़िया से प्लास्टर और महंगे से महंगे पेंट को क्रैक्स बर्बाद कर देते हैं। निर्माण के दौरान क्या ऐसा किया जाए कि दीवारों पर क्रैक न पड़े? जानिए परफेक्ट होम में। आप लाखों या करोड़ों रुपए लगाकर अपने सपनों का घर बनाते हैं। आप कुछ दिन उस घर में रहते हैं और फिर आपकी नजर जाती है दीवारों पर बनी क्रैक पर, जो आपके घर की दीवारों को बदसूरत तो बनाते हैं, साथ ही आपके माथे पर चिंता की लकीरें भी खींच देते हैं। आज के परफेक्ट होम में जानते हैं कि आखिर ये क्रैक क्यों आते हैं और कैसे इनसे निजात पाई जा सकती है। दरअसल ये क्रैक निर्माण के दौरान हुई भूल चूक, लापरवाही या फिर प्राकृतिक घटना की वजह से आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर क्रैक 2 मिलीमीटर से कम है तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये क्रैक 3 मिलीमीटर से ज्यादा बड़े और गहरे हों तो फिर खतरनाक हो सकते हैं। इसके साथ ये भी गौर करने की जरूरत है कि ये क्रैक दीवार के प्लास्टर पर हैं या फिर बेस स्ट्रक्चर पर। प्लास्टर के क्रैक सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर क्रैक स्ट्रक्चर में है तो मामला गंभीर है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये क्रैक आते क्यों हैं। दरअसल क्रैक कई कारणों से आ सकते हैं। मसलन निर्माण सामग्री में सीमेंट रेत का सही अनुपात न होना, प्लास्टर की रेत में मिट्टी का होना, निर्माण के दौरान सही से तराई न होना, आरसीसी और ब्रिक वर्क का ज्वाइंट, फाउंडेशन का सेटल हो जाना, स्ट्रक्चर का सही से लेवल न किया जाना, भूकंप के झटकों का आना समेत तमाम कारण हैं जो दीवारों में क्रैक बना सकते हैं। इनमें भूकंप, फाउंडेशन सेटलमेंट और गलत लेवल से बने क्रैक ज्यादा गंभीर हो सकते हैं क्योंकि ये पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी बारीक जांच करके जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रक्चर के क्रैक नहीं हैं तो इन्हें वायर मैश रिपेयर, क्रैक पेस्ट फिलिंग से भी ठीक किया जा सकता है। हालांकि अगर निर्माण के शुरुआती दौर में बारीकियों को ध्यान में रखा जाए तो बाद में ऐसी दिक्कतों से बचा जा सकता है। ऐसे में अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लीजिए, या अगर किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में आप घर ले रहे हैं तो उससे सवाल जरूर करिए कि आखिर दीवारों में क्रैक ना आने के लिए उसने क्या कुछ उपाय किए हैं। आप अपना घर बना रहे हैं तो हमारी सलाह को ध्यान में जरूर रखिए, और किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में घर ले रहे हैं तो समय समय पर प्रोजेक्ट में निगरानी जरूर करिए और बिल्डर से सवाल भी जरूर पूछिए कि क्या उसने इंतजाम किए हैं ताकि आपके घर की दीवारें क्रैक से बदरंगी ना हों। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आपको शो कैसा लगा हमें जरूर लिखिए। आप ईमेल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले शो में किसी और प्रॉपर्टी की अपडेट के साथ, किसी और प्रॉपर्टी की खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।